हम करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहले समझते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। पहले बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशंस की। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कोई भी एक चीज़ जो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर एक कैटरपिलर है, वो बटरफ्लाई में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप कपड़े से आप अपना एक ड्रेस बनाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, जो कपड़ा है वो ड्रेस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो कुछ चीज़ें अपने आप ट्रांसफॉर्म होती हैं, कुछ को हम खुद ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैथ्स के अंदर, लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम एक एलिमेंट से को दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, जब भी एक से दूसरे में कन्वर्ट होने की बात आती है, तो हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे फंक्शंस। फंक्शंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है एक सेट से दूसरे सेट के अंदर। जैसे हम बोलते हैं कि f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, वेयर A इज कॉल्ड डोमेन एंड B इज कॉल्ड कोडोमेन, राइट। क्या होता है, आपके पास A के जो एलिमेंट्स हैं वो कन्वर्ट होके B के एलिमेंट्स बन जाते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन लेकर देखते हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पे हम x क्या लेते हैं, कोई भी एक का मेंबर ले लेते हैं, उसको x की जगह रख देते हैं और हम x प्लस 1 कर देते हैं। जो हमें न्यू मेंबर मिलता है वो किसका मेंबर होता है, b का मेंबर होता है। सो दैट इज फंक्शन। तो x इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू x प्लस 1। इसी तरीके से जब हम लीनियर अलजेब्रा में आ जाते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर वी डील विद वेक्टर स्पेसेस, एंड इन वेक्टर स्पेसेस इफ वी डिफाइन अ फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब कि अगर हम वेक्टर स्पेसेस की बात करें तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, ना कि फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन सेट्स, बट ऑन वेक्टर स्पेसेस जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसका नाम हम बदल के बस ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, इतनी सी बात है। तो अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लें एक वेक्टर स्पेस, so let's say that vector space is UF, that means a vector space U that is defined on a field F। एक वेक्टर स्पेस हमेशा एक फील्ड पे डिफाइन होता है। so UF to VF, so VF is another vector space that is defined on the same field F। अब एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हो तो जिस वेक्टर स्पेसेस पर वो डिफाइन होती है, दोनों वेक्टर स्पेसेस का जो फील्ड है वो सेम होना चाहिए। सो इन दिस केस वी आर टेकिंग F हैज अ फील्ड, ओके। एंड अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात ट्रांसफॉर्मेशन की, क्लियर है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज डिफाइंड ऑन वेक्टर स्पेसेस। अब बात करते हैं लीनियर वर्ड की, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो लीनियरिटी की बात तो करेंगे ना। तो लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब आपका जो वेरिएबल होता है वो ना तो खुद से मल्टीप्लाई हो, ना किसी और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, मतलब उसकी जो पावर है वो 1 हो। क्योंकि जब भी हम लीनियरिटी का मतलब अगर हम सोचें तो किससे आता है, वो लाइन से आता है। और अगर हम लाइन की इक्वेशन की बात करें, सो इट्स लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस बी। m और b कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, x और y आपके पास वेरिएबल हैं और इनकी सिंगल पावर आती है। इसी तरीके से अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक एलिमेंट की लीनियरिटी को प्रिजर्व करती है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियरिटी को प्रिजर्व कर रही है, नहीं? और प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि अगर u का कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है और उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दें, तो जो नया हमारे पास निकल के आ रहा है वो भी एक लीनियर रिलेशन हो। ओके, सो इसको हम समझते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं है। सो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम UF टू VF इज कॉल्ड लीनियर इफ it satisfies property number 1, that is t of v1 plus
v2 is equal to t of v1 plus t of v2 for all v1 comma v2 belongs to uf. That's the first property. समझते हैं इसको, पहले सेकंड भी सुन लो. सेकंड का मतलब, सेकंड आपको कहता है that t of alpha v is equal to alpha of tv for all alpha belongs to f and v belongs to uf. So these are the two properties. If they are satisfied तो हम कह सकते हैं कि जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो t है ना, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. सिंपल सी बात है. बट ये कहती क्या है, सुनते हैं ध्यान से क्या कह रही हैं. तो पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि आप ना कोई भी, ये देखो v1 v2 कहाँ से लिए हमने, uf क्या था हमारा, यहाँ पे डोमेन था, और डोमेन में क्या है, एक ये वेक्टर स्पेस है, राइट. तो हमने क्या करा, हमने इस वेक्टर स्पेस के uf डोमेन वाले के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, उनको हमने ऐड कर दिया. अब क्या जो हमने ऐड किया हुआ हमारा जो नया है, जो भी एलिमेंट निकल के आया है, क्या वो यूएफ में होगा? डेफिनेटली होगा. दैट्स द वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेसेस, कि किसी भी दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर होगा. सो दैट मीन्स v1 प्लस v2 जो है वो यूएफ का ही मेंबर बनेगा. अब उन दोनों को ऐड कर दिया, अब उस पर क्या करो, आपकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई कर दो, तो आपको एक नया एलिमेंट मिल जाएगा. वो क्या कह रहा है कि अभी ये किसके इक्वल होगा, कि आपने दोनों एलिमेंट्स पे इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, मतलब फिर उसको ऐड कर दिया. मतलब पहले दोनों को ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ऐड कर दिया. तो जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी और हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे कि हमें पता चल गया कि हाँ, हम लिनियरिटी की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड इन द सेकेंड आपने क्या करा, आपने एक फील्ड का एक कोई भी एलिमेंट लिया, आपने एक यूएफ डोमेन का वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. इस केस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया. एंड वो किसके इक्वल आना चाहिए, कि आपने v पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिर उसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए, हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया. ठीक है. अब किसी ने कहा कि इतने बड़े दो स्टेप्स करने की बजाय अगर हम इसको शॉर्ट में वन स्टेप में लिख दें तो. कहने का मतलब ये है कि इन दोनों स्टेप्स को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, मतलब कंबाइन करके लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं t ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ t v1 प्लस बीटा ऑफ t v2 for all alpha beta belongs to f and v1 comma v2 belongs to uf. Okay, so what have we done is हमने इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके एक नई कंडीशन बना दी. तो अगर आप ये दोनों से चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों से चेक कर लीजिए, सिर्फ नीचे वाली से चेक करना चाहते हैं तो सिर्फ नीचे वाली से चेक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. सो अब क्या करना है, आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं. सो वी से दैट दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं L ऑफ UV. L का मतलब लीनियर एंड UV का मतलब आपके जो वेक्टर स्पेसेस हैं. सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U to V. सो दैट मीन्स इस पूरे को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख के LUV लिख दिया. सो कहीं पे भी अगर आपको LUV या और कुछ भी जैसे कि LT1 T2 लिखा आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है जो कि U से V के अंदर डिफाइंड है. ठीक है. अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इस एग्जाम्पल के अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है T, जो कि R2R से R2R में डिफाइंड है. सो R2R हमारे पास क्या है, हमारी वेक्टर स्पेसेस हैं, और वो कौन सी फील्ड पे डिफाइंड है, फील्ड जो है जो ब्रैकेट में लिखी जाती है दैट इज R. एंड हमारी ये किस तरीके से डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई. अब ये R2R के जो एलिमेंट्स हैं इनको टपल्स में शो किया जाता है. तो हमारे टपल्स यहाँ पे क्या हैं, x कॉमा वाई
और ये जो कॉमा लगा के आपके पास दो एलिमेंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब आ रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं हमारी टपल फॉर्म, दैट इज R2R। अब इस पे हम चेक करना है हमने कि ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यही डेफिनेशन जो अभी अभी हमने समझी है। ठीक है, तो मैं इस वाली डेफिनेशन से कर रही हूँ, आप ट्राई करना जो हमने इसके कंबाइंड लिखी थी उससे। ठीक है, सो फर्स्ट वन वाज कि T ऑफ V1 प्लस V2, हमने क्या करा था, डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट लेके उनको ऐड करके उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि जो दो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक x1 y1 मान लेते हैं और ऐड करके इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। ये हमने दो एलिमेंट ले लिए किसके, R2R की, हमारी डोमेन की। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है टपल का वो फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होता है, सेकेंड एलिमेंट से ऐड होता है। इस तरीके से एडिशन डिफाइंड होता है टपल के अंदर। सो दैट इज x1 प्लस x2 देन कॉमा y1 प्लस y2, दैट इज योर एडिशन। एंड उसके ऊपर हम t अप्लाई करेंगे। हमने ऐड कर दिया, अब t अप्लाई करेंगे। t अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जो अंदर के दो एलिमेंट्स हैं उनको एक बार ऐड करा हुआ है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो बस वही करना है हमने। तो t तो लग गया, t लिखने की जरूरत ही नहीं। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे सीधा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। क्या कर दिया, पहले तो ऐड कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो सारी वन वाली टर्म्स है ना, जिसमें वन है उनको हम एक साथ कर देते हैं और ये जो टू वाली टर्म्स हैं इनको हम एक साथ कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, टपल्स को यहाँ पे ऐड करा था, उसी तरीके से हम सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सो x1 प्लस y1, वन वाली टर्म्स एक साथ हो गई, कॉमा x1 minus y1, then you add them because plus का साइन है बीच में, then it's x2 plus y2 comma x2 minus y2। now if you check this, अगर आप इन दोनों को दोबारा से ऐड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो जिस तरीके से हमने इनको ऐड करके ये चीज़ हम लाए थे उसी तरीके से हम इसको सेपरेट करके ये चीज़ ले आए। सो नो वरीज। ओके, तो हमने बस 1 1 और 2 2 वाली टर्म्स एक साथ कर दी। अब आप ध्यान से देखेंगे x1 प्लस y1 कॉमा x1 माइनस y1, आ जाओ यहाँ पे। क्या करा है, x1 प्लस y1 कॉमा x1 माइनस y1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखें तो t ऑफ x1 कॉमा y1 के। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे t ऑफ x1 कॉमा y1, एंड ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, t ऑफ x2 कॉमा y2। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर हम पहले ऐड करके फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू सेपरेटली दोनों पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारे जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, प्रूव हो गई है, राइट। तो अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में हमने क्या किया था, सेकेंड में हम एक फील्ड से मेंबर लेकर आए थे और एक हमने वेक्टर स्पेस का मेंबर लिया था और क्या करा था, उनको मल्टीप्लाई करा था, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t ऑफ अल्फा, अब मेंबर का ले लें, एक्स वाई ही ले लेते हैं, 1 2 की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक ही वेक्टर चाहिए। सो t ऑफ x कॉमा वाई, अल्फा x कॉमा वाई, अब अल्फा क्या हो जाएगा, अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू t ऑफ अल्फा x कॉमा अल्फा वाई। अब लगा दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बन जाएगा इसका, पहले तो ऐड होगा अल्फा x प्लस अल्फा वाई, then subtract alpha x minus alpha y। okay, now what we'll do is अब अल्फा कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, सब में से अगर हम अल्फा कॉमन निकाल ले तो आपके पास अंदर बचेगा ये। अब मन में
सवाल आता है कि अगर अल्फ़ा कॉमन ही निकालना था तो यहाँ पे हम उसको अंडर लेके क्यों गए? हमने यहाँ पे इस स्टेप में ये मल्टीप्लाई ही क्यों करा अगर यहाँ पे हमने कॉमन ही निकालना था? तो इस सवाल का जवाब है कि जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ये किस पे अप्लाई हो रहा है? अंदर दो ही टपल होने चाहिए एक्स कॉमा वाई, मतलब इस फॉर्म में जब होगा, टपल फॉर्म में जब होगा तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो पाएगी। तो आप यहाँ पे देखें अल्फा एक्स कॉमा वाई, तो ये तभी अप्लाई हो पाएगी ट्रांसफॉर्मेशन जब इसको हम ओपन करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था। हम एंड में आके कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई, सो दिस बिकम्स अल्फा टी ऑफ एक्स वाई। एंड देखो ये चीज़ इसके बराबर आ गई और यही तो हमें प्रूव करनी थी किस चीज़ के लिए? लिनियरिटी के लिए। सो व्हाट दिस टेल्स अस कि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ये क्या है? ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं L R2, R2 which is defined as this. Okay, so this is the linear transformation here. Now try one example using जो combined property है उससे try करना, proof करना, and you will get the same answer. You will get the transformation is linear again. Okay, so I hope you understood this topic. Thank you so much.